डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं सिचुएशन कि महंगाई है, बिजली के बिलों में भी इजाफा है, जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी, उनकी भी जो यानी कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहीं जगह पे रुक नहीं रही सारी सिचुएशन। तो ये आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? ये रुक क्यों नहीं रही है अभी तक, जबकि अभी तो ओवरऑल हमें कोई ऐसे बर्डन का सामना नहीं है फौरी तौर पर, जैसे हम पहले देख रहे थे कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है या फ़ौरन कोई पैसे वापस करने। इस वक्त क्या इशू है? समीना साहिबा, आपने बहुत सी बातें और बहुत सी दुरुस्त बातें सामने रखी हैं। एक तो यह है कि IMF का प्रोग्राम हो गया, तो जो वर्ड आपने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया, वहाँ से निकल कर यहाँ खड़े हुए, जहाँ $3 अरब के ज़खायर थे, आज माशाल्लाह 8 साढ़े 8 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। रुपए की जो मूवमेंट बहुत ही अप एंड डाउन जायरेशंस हो रही थी वो रुक गई, थोड़ा सा रुपया मुस्तहकम हो गया। और ये हुआ कि जो हमारा बैरूनी खसारा था वो भी पहले 6 माह का 8 साढ़े 800 मिलियन डॉलर रह गया, कंपेयर टू $3.7 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। जो पहले 6 माह हैं इस मालियाती साल के, उसको कंपेयर कर रहा हूँ पिछले 6 माह उस मालियाती साल के जो पहले गुजरा था। ये अगर 2-3 चीज़ें ही देखें तो इसको थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अर्ली साइंस आ गए। इसका कुल्ली तौर पे जो ताल्लुक है ना समीना, वो है पाकिस्तान के फंड के प्रोग्राम में होने से, और दूसरा थोड़ा सा जो एस्टैब्लिशमेंट ने सिग्नल किया स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी डॉलराइजेशन पे। पर इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है जो आपने 2 बड़े इंपॉर्टेंट जोज रखे सामने कि डॉक्टर साहब, पर आम आदमी तो प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की भी और ओवरऑल जो कीमतों का बढ़ना है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं उससे बाहर नहीं निकला। वो हमारे डीप मसाइल हैं। बिजली का सेक्टर मुल्क को रोके हुए नहीं है, बल्कि इतना बड़ा बोझ है कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक्सपोर्टर कहते हैं बिजली सस्ती करो। एग्रीकल्चर का ट्यूबवेल वाला, जब मैं गवर्नमेंट में होता था तो बार बार ये किसान के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी आके मुझे कहती थी इसको 5 रुपए करें, ये कम करें। और जो डोमेस्टिक है वो तो अगर मैं घर आता हूँ तो डैड भी मुझे यही कहते हैं लाहौर में कि यार ये क्या है बिजली की कीमतें, तुम लोगों ने क्या किया बिजली के सेक्टर से। हमने ये किया कि 100 अरब का सर्कुलर डेट था, जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, PPP ने छोड़ा 500 अरब पे, PMLN ने छोड़ा 1100 अरब पे, PTI ने छोड़ा 2300 अरब पे, PDM ने छोड़ा 2600 अरब पे, आज 2750 अरब। कहने का मकसद यह है कि none of us have been able to solve the issues of the electricity sector। इसको पहले मान लें ताकि इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड द IMF परव्यू करना शुरू करें। आप क्या बात करें डॉक्टर साहब, हमारे तो आजकल सियासतदान हमें खुशखबरियां सुना रहे हैं कि 300 रुपए यूनिट, 200 रुपए यूनिट और न जाने कितने यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है, और आप हमें कह रहे हैं कि जी सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है। तो ये तो आप हमें कोई और कहानी सुना रहे हैं। कितने ये दे देंगे, कितने यूनिट बिजली फ्री? ये एक सिर्फ इसी में नहीं है समीना। जब हुकूमत में 2018-19 में हम बात किया करते थे तो जीरो सर्कुलर डेट था गैस सेक्टर में। मैंने तो सिर्फ ये 2700 अरब आपको पावर का रखा है। 3000 अरब का सर्कुलर डेट जो है वो गैस सेक्टर में बिल्ड हो गया है। आप बड़ी बात सुनते हैं ना जी, बड़ा हमारा बैरूनी कर्जा है। ये 20-21 अरब डॉलर है जो आपने रुपए में पे करना है। ये पेबल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये कहीं शो भी नहीं हो रहा। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। देखिए, बिजली में तो बड़ा क्लियर है कि जिसने भी आना है उसने जो सबसे बड़ा रिफॉर्म करना है ना, वो ये है कि क्या वो बिजली के सेक्टर को ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। चाहे वो IPPs को जाकर उनके साथ मुआहिदों को देखना हो, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, जनरेशन कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन में लेकर जाना है, टारगेटेड सब्सिडी, हमारा पूरा जो थर कोल है उसको कैसे रिवाइटलाइज करना है, ये बड़ा डीप सर्जिकल ट्रीटमेंट मांगता है। एक तो बात बिल्कुल क्लियर है। जो आपकी इन्फ्लेशन की बात है, देखिए इसमें ना थोड़ा डीपर सोचना पड़ेगा। हम सतही गुफ्तगू करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इन्फ्लेशन अब आ रही है आपकी सप्लाई शॉर्टफॉल्स ऑफ द फूड, एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीज और आपके मालियाती खसारे के बढ़ने से। ये तीनों चीज़ें नोट कर लें, और इन तीनों का ताल्लुक इस वक्त सरकार की इकोनॉमिक गवर्नेंस से है। उससे क्या मतलब है? मालियाती खसारा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली ख़राब हुआ है। प्रोविंसेस को चीज़ें जानी है, हम नहीं दे रहे। एक्सपेंडिचर ठीक होना है, हम नहीं कर पा रहे। कुल्ली तौर पे टैक्स का रिफॉर्म होना है, उसमें आपको पता है, आपने अब भी सुना है कि एक टैक्स के निज़ाम को ठीक करने पे एक बहस चल रही है। ये कुल्ली काम है जो आपने करने हैं, और अगर नहीं करेंगे तो मालियाती खसारा जो है हमेशा बढ़ा रहेगा। 8000 अरब जब गवर्नमेंट बोरो करती है ना, तो उसके लिए नोट छापना पड़ता है। और IMF का फंड जो है वो नहीं
नहीं मिलने वाला है और IMF का फंड मिलेगा भी तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आप ये उनकी जो राय है वो, क्योंकि इज़ अ फॉर्मर वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर गवर्नर भी हैं स्टेट बैंक के, तो IMF का जब ये नया प्रोग्राम आएगा अगली गवर्नमेंट के बाद, तो क्या फिर ये चीज़ें वो भी तो कंसिडरेशन में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और फंड का, क्योंकि पॉलिटिकली अभी तो देखिए अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चल रही है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती, उनको तो आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ता है बहरहाल। So you've asked me a very very deep question और मैं डीपली आंसर करूंगा, नंबर्स के साथ करूंगा और आप बेशक नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले कामरान खान ने एक दिन मुझे फ़ोन करके स्पेशली कहा कि आप पाकिस्तान के डेट पे, मैं चाहता हूं कि कुल्ली तौर पे बता दें कि ये क्या मसला है $25 अरब का। पाकिस्तान का जो इस वक्त IMF का रिव्यू हुआ है उसका एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज आता है, उसमें IMF की क्लियर स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की स्टेटमेंट है। मैं तो ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि डेट इतना अनसस्टेनेबल नहीं है जितना शो हो रहा है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन क्या है, लेट्स से कि आप मुझे कहें कि जी आप ये जो अगले 3 साल की एक बहुत बड़ी स्टोरी बयान की जा रही है, ये थोड़ा सा आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान का डेट जो है $25 अरब ऑन दी एवरेज इस साल देना था। ये चूंकि बहुत अर्ली मुझे उन्होंने इंटरव्यू कर लिया था तो ये बात मैंने तब भी कही थी। आज IMF के डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई है कि इस साल $25 अरब देना है। मैं ये भी कहता रहा हूं कि अगले 3 साल में ऑन दी एवरेज पाकिस्तान ने $25 अरब वापस करना है, पर एक्चुअल में बात यह है कि ये $25 अरब नहीं वापस होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें से 11-12 अरब वो है जो हमें रीप्रोफाइल करवाना पड़ेगा। इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये वो डिपॉजिट्स हैं जो चाइना के सेफ डिपॉजिट कहलाता है, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया का है, इनके लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और डेट सस्टेनेबिलिटी को इस्तेहकाम देने के लिए वेरी वेरी क्लियरली कि इसको आप हमें 3 से 5 साल के लिए मौखर कर दें, हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। हम हर साल मौखर कराते हैं तो वो शो अप हो जाता है तो सब घबरा जाते हैं कि जी ये देखें ना $12 अरब तो यही है। अभी $2 अरब जनवरी में 1 साल के लिए मौखर किया है UAE ने। आपको ये लॉन्ग टर्म मौखर कराना पड़ेगा। दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। अगर मैं ये करवा लूं तो 25 में से 12 तो यहीं से गायब हो जाएगा 3 साल के लिए, तो आपका डेट पेबल रह जाएगा 13, 14, $15 अरब और कुछ करंट अकाउंट का खसारा साथ मिलाएं। वो क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उसमें से बेशतर रकूम जाती है मल्टीलैटरल्स को। जो रकूम मल्टीलैटरल्स को जाती हैं उतने ही रकूम आप वापस उनसे ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स पुट अप करें। सो पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी का जो प्रोफाइल है एक्सटर्नल का, स्पेशली विद बिट ऑफ रीप्रोफाइलिंग, IPP के डेट की रीप्रोफाइलिंग, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये है असल काम। हम चूंकि प्रोफेशनलाइज कर नहीं पा रहे अपने सिस्टम को, तो हम इस सिस्टम में इतना बड़ा ये डेट को समझ रहे हैं कि बहुत वो एक ओवरकास्ट कर रहा है। मतलब है कि 2024 भी फिर हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस में ही गुजरता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये सब इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते। अब तो ये बड़ा डीप किस्म की सर्जरी चाह रहे हैं, उसके बाद ही मामला संभल सकते हैं। समीना, सो लेट मी से कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस पहले 6 माह में होने जा रही हैं। जितना कंफर्टेबली उन ट्रांजिशंस को हैंडल करेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी रहेगी। नंबर 1 8 फरवरी की ट्रांजिशन है। मैं होप करता हूं कि ये ट्रांजिशन जैसी भी होनी है स्मूथली हो जाएगी, बट इससे एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन मार्च अप्रैल में होनी है। अप्रैल में पाकिस्तान का करंट IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट, और याद रखिए कि ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, 9 माह की फैसिलिटी है, आपको राइड आउट करा रहा है। ये ख़त्म होगी। पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत का सबसे पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है, वो एक नए प्रोग्राम का इजरा है, एक नए प्रोग्राम की डेवलपमेंट है, एक नए प्रोग्राम की साइनिंग है। जितना होम ग्रोन होगा उतना अच्छा होगा। और एक तीसरा ट्रांजिशन होगा जो मेरे ख्याल है 20-22 जून को होगा, जब पाकिस्तान का वो बजट दिया जाएगा जिसमें कलीदी काम यानी कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म और टैक्स का रिफॉर्म जिसकी आज गुफ्तगू हो रही है, ये करनी पड़ेगी। अगर ये 3 ट्रांजिशन स्मूथ होंगी तो अगले 6 माह ठीक होंगे। अगर इन 3 ट्रांजिशंस में अपहीवल आएंगे तो मुश्किल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, पहले भी मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा था कि जब हम बात करते हैं आम आदमी की महंगाई की, इन्फ्लेशन की, तो पहले तो सिर्फ बिजली के बिल चीखें निकलवाते थे, अब तो गैस के बिलों ने भी चीखें निकलवा दी हैं। और IMF के साथ जो आपके मामलात हुए हैं उसमें जिस आप भी एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि अगर हुकूमती आमदनी 14 खरब 15 अरब से कम होती है तो फिर 15 फरवरी तक आपको गैस के बिल जो कीमतें हैं उनमें भी मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा।
तो आप कैसे फिर इन्फ्लेशन को रोकेंगे? जब गैस महंगी होगी तो डेफिनेटली हर चीज महंगी होगी। एक तो बड़ा ही क्लियरली गुजारिश ये करता हूं कि पाकिस्तान में ये भी एक मिसनोमर क्रिएट किया जाता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि आप गैस की बिजली और बिजली की जो बिल हैं उनको तब्दील करें, उनकी कीमतें। इसका कोई ताल्लुक आईएमएफ से है ही नहीं। इमरान साहिब, पाकिस्तान में आप पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि गैस की कीमत का तयन कौन करता है? पाकिस्तान ने खुद कर दी है, ओगरा ने कर दी है, इन लोगों ने कर दी है। लेकिन जब इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं होता तो फिर ये वो बर्क गिरती है, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। चीनी कहते हैं जी 5 रुपए उस पर ड्यूटी लग जाएगी। आप देखें, आप माफी चाहता हूँ, आपने 30 से 40 सेकंड में हल बता दिया कि 25 अरब ये हो सकता है। तो हमारे समझदार सियासतदानों को ये बात 5 साल में क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि इमरान भाई माने ना कि आपका असल क्राइसिस बिजली या पानी या गैस या फिस्कल खसारा नहीं है। असल क्राइसिस तो आपका ये है कि आज तक आप एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की टीम जो है, प्रोफेशनल्स की, प्राइवेटाइजेशन में, बीओआई में, एनर्जी में, फाइनेंस में, ये आप लाने को तैयार नहीं है। आप जनरलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से एक ऐसा काम कराना चाहते हैं कि बिजली भी ठीक करे, डेट की भी रीप्रोफाइलिंग करे। ऐसा होना नहीं है। पाकिस्तान इज एन HR डिफिकल्टी। इस HR डिफिकल्टी को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो हमेशा आउटसोर्स्ड थिंकिंग पे रहेंगे। जब तक थिंकिंग को पाकिस्तान नहीं लाएंगे। आई होप कि आने वाली हुकूमत इस पे सोचे। प्रॉब्लम्स ये भी तो है ना कि जिसने प्राइवेटाइज किया, जिसने कोई रिफॉर्म्स के बाद में वो नैब भुगते, बाद में उसको जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना पड़ा। सो इट्स नॉट अबाउट द HR प्रॉब्लम, इट्स अबाउट द सिस्टम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, उनके एजेंडाज को जो कोई इम्प्लीमेंट करता है। 6 वज़ीर आज़म तो पिछले 5 सालों में फारिग हो चुके हैं, जेलों में गए हैं, उन्होंने अपनी जो है वो मुकदमे भुगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कौन जो है वो रिफॉर्म करेगा? सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, नॉट ओनली कि जस्ट इट्स ईजी टू पुट ऑन पॉलिटिशियंस के ऊपर या उसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम लाइज विद इन द सिस्टम। जब आप प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देंगे, कौन प्राइवेटाइजेशन करेगा किसी इदारे की? जब आप उसको नैब में घसीटेंगे, उसकी नस्लों को नैब में घसीटेंगे, उनकी पूरी कैबिनेट को नैब में घसीटेंगे। हमारी जो है उन्होंने रिकॉर्ड एक्ट से लेके या पहले भी और सब भी हमेशा जो मुदाखलत की और उसके तबाकुन जो है असरात आए। HR का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो तो पॉलिसी दे सकती हैं, लेकिन HR का इशू अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स तो नहीं दे सकती हैं। अल्टीमेटली जो आवाम का एतमाद है, दैट इज नंबर 1। इसका मतलब जो आपकी बातों से मैं खुश कर सकता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी।